Hello students, today we discuss very important topic, that is valence shell electron pair repulsion theory. In short we call it VSEPR theory. ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब तक आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट, लेविस स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्जेस ये पढ़े हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी शेप कैसे आती है, उनकी ज्योमेट्री कैसे बनती है और उनको हम कैसे स्ट्रक्चर के रूप में बनाकर देख सकते हैं। तो उससे पहले जैसे ये कुछ मेन पॉइंट्स इसके स्टार्ट करेंगे, कुछ इसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं एक बात ये आपके डिस्कस कर देती हूँ, एक बात आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी Ab2 है, ये किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। Ab2 टाइप हमारे पास है, तो बेटा मैं एक एटम को सेंट्रल एटम रखूंगी। मेरी कोशिश ये रहेगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वही क्या हो, सेंट्रल एटम हो। सपोज मैंने A को रखा और B की जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मैंने उनको साइड में रख दिया। अब यहाँ पर टोटल एटम कितने हैं? 3 हैं। एटोमिसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 3। ठीक है, तो मैं इसकी शेप कैसे डिसाइड करूँ? हो सकता है ये इस तरीके से जुड़ जाए, सपोज मान लीजिए हो सकता है ऐसे स्ट्रक्चर बन जाए, हो सकता है ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है कि नहीं। तो ये पता कैसे चलेगा हमें कि ये ऐसे स्ट्रक्चर में बनेगा या ऐसे स्ट्रक्चर में बनेगा? इन सबको अच्छे से समझने के लिए हमें ये थ्योरी पढ़नी पड़ती है। जैसे कि थ्योरी कह रही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर बनते हैं उनके बीच में रिपल्शन पैदा होता है। वैलेंस शेल का मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पेयर के रूप में हमें देखना है, क्योंकि पेयर ही बॉन्ड बनाता है, पेयर ही लॉन होता है। सपोज इस A के पास, इस A का एटॉमिक नंबर आप लगा लीजिए 6, 2, 4, ठीक है, या फिर इस A का एटॉमिक नंबर आप 8 लगाकर चलिए, थोड़ा इजी रहेगा। 2, 6। सेंट्रल एटम आपका क्या है? ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसकी वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद क्या करना है? आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर याद करना है। आपको इस तरीके से याद करना है कि इसके पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। सपोज आपके पास जो साइड में है ये है एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, B एटॉमिक नंबर 1, तो इसके वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सपोज इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस। अब मैंने आपको क्या कहा कि ऐसी शेप बनाएगा या ऐसी शेप बनाएगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंडेंस ही तो हमें पढ़नी है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसकी शेप और ज्योमेट्री कैसी होगी। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रख के चलिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं, जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सपोज इस B ने अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए इस A के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। यही काम ये B करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए और मैं आपको बता चुकी हूँ कि बॉन्ड पेयर जो बनता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक बॉन्ड पेयर बन गया, यानी कि बॉन्ड बन गया। इसको इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोल सकते हो आप इसको बॉन्ड पेयर कहेंगे, बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब इनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस A को भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा? ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इसकी शेयरिंग में ये इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो जाएंगे, यानी इसने इस B का भी एक इलेक्ट्रॉन लिया और इस B का भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनकी शेयरिंग होते ही इस A का क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होते ही ये क्या बन गया? स्टेबल। और जब कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी उस वक्त कैसी रहती है? मिनिमम एनर्जी, मिनिमम। ये बात याद रखने की है कि अगर एनर्जी कम हो गई है तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी एक्वायर हो गई। अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, क्या ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड में हैं? नहीं है। तो इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं लोन पेयर। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाएगा लोन पेयर, यानी जो बॉन्ड नहीं बना रहे। लोन पेयर को आप बोल सकते हो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यानी जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसकी शेप क्या रहेगी? अगर ये लोन पेयर, देखिए जैसा कि रिपल्शन की बात हो रही है, तो लोन पेयर
और लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है। लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा और उससे कम रिपल्शन होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। अब ये रिपल्शन ही डिसाइड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। अगर ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। इट मीन्स सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, ये स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। अगर इस तरीके से दो लोन पेयर इस ए के पास ऐसे आते हैं तो देखिएगा ये रिपल्शन हो रहा है, इनके बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे थोड़ा सा कम रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो ये स्ट्रक्चर डिस्कार्ड हो गया, ये स्ट्रक्चर हमने सेव कर लिया। तो किसी स्ट्रक्चर में के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ही डिसाइड करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। और रिपल्शन हो रहा है तो ये थ्योरी जो पेयर रिपल्शन थ्योरी है ये हमारी फुलफिल हो रही है। तो अब हम इनके कुछ मेन पोस्टुलेट्स करेंगे, फिर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। चलिए बेटा देखते हैं वीएसएपीआर थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था, फिर भी देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है किसी सेंट्रल एटम की तरफ। सेंट्रल एटम के साइड में जुड़ने वाले बॉन्डेड एटम्स को वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और तब तक रिपेल करते रहेंगे जब तक वो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी एक्वायर ना कर ले, यानी कि मैक्सिमम स्टेबलाइज ना हो जाए और उस वक्त उसकी एनर्जी मिनिमम ना हो जाए। मतलब अगर उसमें ताकत रहेगी चेंज करने की तो वो स्टेबिलिटी नहीं कहलाती। जब तक उसकी एनर्जी बिल्कुल कम ना हो जाए, यानी जहाँ तक वो बिल्कुल रुकने वाली स्थिति में ना आ जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे। और रिपेल करते करते जब मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाती है वो हमारे लिए डेफिनेट शेप और डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। सेकेंड पॉइंट कहता है द मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 ही एटम है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर 2 ही एटम है तो वो हमेशा लीनियर शेप में रहेगा, उसके लिए कोई और ज्योमेट्री कोई और शेप नहीं होती, वो लीनियरली ही अटेंड करते हैं। इफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 और मोर, लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो एक एटम तो उसमें से सेंट्रल एटम बन जाता है, जैसा कि हमने बात की थी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जो बाकी होंगे उनको बॉन्डेड एटम कहा जाता है। एक सेंट्रल एटम बनेगा, बाकी उसके किनारे के पे बॉन्ड बनाते हुए जुड़ जाएंगे। The central atom is linked to different atoms or molecule having lone pair, then it has a shape and distorted geometry. अगर उस सेंट्रल एटम के पास जुड़े हुए बॉन्डेड एटम्स अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग मतलब उसके हैं मॉलिक्यूल एटम्स के हैं, अलग अलग एलिमेंट से आए हैं, और उनके पास लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स होते ही शेप में चेंज आ जाएगा और उसकी ज्योमेट्री बदल जाएगी। अगर लोन पेयर नहीं है तो वो रेगुलर ज्योमेट्री कहलाती है। अगर किसी प्रकार का कोई लोन पेयर ना सेंट्रल एटम पे है ना बॉन्डेड एटम पे है तो उसकी ज्योमेट्री में कोई बदलाव नहीं आता, वो मैक्सिमम अपने आप को स्टेल करेगा और स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। लेकिन लोन पेयर है तो रिपल्शन काम करना शुरू करेगा, और रिपल्शन जैसे ही काम शुरू करेगा ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। अभी थोड़ी देर पहले ये ऑर्डर मैंने आपको बताया भी था कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन रहेगा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। ये ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ही डिसाइड करता है कि आपके मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री कैसी रहेगी। अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट ज्योमेट्री जाननी है, एग्जैक्ट शेप जाननी है, तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने सीखने होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकलते हैं, देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैलकुलेट करने का, 1/2 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम। अभी आपको मेन पॉइंट्स में मैंने बताया था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है हम उसी को सेंट्रल एटम कंसिडर करते हैं, और उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में होंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे, प्लस में नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, उस सेंट्रल एटम से कितने और एटम जुड़े हुए हैं, उस सेंट्रल एटम को अगर हमने सेंटर माना है तो उससे कितने और एटम जुड़े हुए हैं उनको बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। तो उनके नंबर हमें यहाँ लिखने हैं। देखिए
ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम आसानी से ये बातें और पता लगा सकते हैं कि वहां पर बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ही बता पाएंगे कि आपके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप कैसी है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ साथ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर भी कैलकुलेट करेंगे हम, और लोन पेयर पता करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर को माइनस कर देंगे। These are the abbreviations used for the electron pair, bond pair and lone pair. अब कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना सीख लें। और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और हमें सीखनी है। देखिए मेरा पहला एग्जाम्पल है अमोनिया, ठीक है, इसको अमोनिया बोलते हैं। अब तक तो आप लोग इनके नाम से फैमिलियर हो गए होंगे, सिंबल से फैमिलियर हो गए होंगे। सेंट्रल एटम मैंने कहा था कि कोई अगर 2 या 3 से ज़्यादा एटम्स हो तो एक सेंट्रल एटम बन जाता है। हमारा सेंट्रल एटम कौन रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन इज अवर सेंट्रल एटम। अच्छा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 और 5। इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। तो इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर्स का फॉर्मूला आपने अभी देखा 1/2 इनटू में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम किसको माना है? नाइट्रोजन को, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, ठीक है। प्लस में कहा गया था कि बॉन्डेड एटम, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम का मतलब उसके साथ जुड़ने वाले एटम। अब इस नाइट्रोजन के साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं? 3 एटम किसके जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन के। तो नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, ठीक है भाई, 3 ही एटम जुड़े हुए हैं ना। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो सेंट्रल एटम के साथ जुड़ने वाले नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम ये हो गए बेटा 1/2 इनटू में 8। हमने यहां से सॉल्व किया तो हमें मिला 4। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4 हो गए। हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आ गए? 4। और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर, तो हमारे पास इन सब की भी वैल्यू होनी चाहिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हैं और बॉन्ड पेयर अगर 3 हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हैं, 4 हमने कैलकुलेट किए हैं, और बॉन्ड पेयर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, क्योंकि बॉन्ड बनेगा तभी तो जुड़ेंगे। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए? 3। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3। लोन पेयर हमें कैलकुलेट करने हैं। लोन पेयर को यहाँ लेके आते हैं, 4 - 3 करेंगे तो कितने लोन पेयर मिल गए हमें? 1। यानी इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे। तो इसकी शेप और ज्योमेट्री कैसी होगी? अब ये सेंट्रल एटम है, यहाँ पर मैंने ऐसे करके एक लोन पेयर बना दिया। फिर कह रहा है कि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर बनाइए। ये 3 बॉन्ड पेयर बना दिए, क्योंकि 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ये तीनों बॉन्ड बनाकर जुड़ रहे हैं तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए। इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, इसको बोलेंगे लोन पेयर, ठीक है। जो अनबॉन्डेड रहे उसको बोलते हैं लोन पेयर। इस तरह की जो ज्योमेट्री, ये मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे बनाकर रखूंगी, इस तरह की जो ज्योमेट्री हमें मिलती है उनके कुछ नाम होते हैं। जैसे इसका नाम है पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल। और बेटा यहाँ से जब मैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालूंगी तो मैं एक और चीज यहाँ पर आपके सामने रखूंगी, उसको बोलेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन। देखिए जो VSEPR थ्योरी है ये हमारे पास 3 चीजें कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह राइज होता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन से पहले आप इन चीज़ों को एक बार रिमेम्बराइज करेंगे कि आपने ये सब ऑर्बिटल्स पढ़े, SPDF पढ़े थे, कि आपने S भी ऑर्बिटल पढ़ा है, आपने P भी पढ़ा है, आपने D भी, और इनकी शेप भी पढ़ी है। बेटा इनकी इंटरमिक्सिंग को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनको एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ही हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं
तो इंटरमिक्सिंग करके ये बहुत सारे और जाके एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। सबसे लीस्ट नंबर का स्टार्ट होता है 2 से। 2, एटलीस्ट 2 एटॉमिक ऑर्बिटल तो होने ही चाहिए, क्योंकि 2 की ही तो इंटरमिक्सिंग होगी। सबसे पहला अगर है तो उसको बोलते हैं sp, अगर 3 आता है तो उसको बोलते हैं sp2, अगर 4 आता है तो उसको बोलते हैं sp3, 5 आता है तो उसे बोलते हैं sp3d, 6 आता है तो उसे बोलते हैं sp3d2, 7 आता है उसको बोलते हैं sp3d3। बेटा ये इंटरमिक्सिंग जो है ये हम डिटेल में इसी चैप्टर में करने वाले हैं। इंटरमिक्सिंग में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जो s में, p में, d में और f ऑर्बिटल में होते हैं। आपको थोड़ा सा रिमेम्बराइज हो तो इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉन्स बनाने सीखे थे कि ये p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, ऐसे ही ये 5 सब ऑर्बिटल्स का हमारे पास d ऑर्बिटल होता है। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स की इंटरमिक्सिंग करवाना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं तो हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, sp। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं तो कौन सी होगी, sp2। 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कौन सी होगी, sp3। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर तो sp3d, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर तो sp3d2, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर तो sp3d3। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन भी हम कैलकुलेट करते हैं। अब इधर आते हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी रहेगी, sp3। लेकिन बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी स्ट्रक्चर में एक भी लोन पेयर आता है तो उसकी जो ज्योमेट्री और शेप होगी वो रेगुलर नहीं होगी, मतलब सिंपल नहीं होगी, वो डिस्टॉर्टेड होगी। डिस्टॉर्टेड का मतलब वहाँ पर रिपल्शन काम कर रहा होगा और हमने उसको तोड़ मरोड़ दिया होगा। तो ये जो पिरामिडल ज्योमेट्री है ये एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। डिस्टॉर्टेड फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज़्यादा काम कर रहा है और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन काम कर रहा है, लेकिन वो कम है। तो ज़्यादा रिपल्शन किसका है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो इसके कारण जो रेगुलर ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, जो रेगुलर बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, वो नहीं बना और बॉन्ड एंगल चेंज हो गया, ज्योमेट्री पिरामिडल हो गई। और एग्जांपल्स लेते हैं जहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सीखनी है, हमें इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने सीखने हैं और हम इनकी शेप्स को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो कैसी शेप दिखनी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो कैसी शेप आनी चाहिए और हम उस शेप का नाम क्या रखेंगे। चलिए बेटा कुछ एक इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ उनके शेप और स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे रहेंगे, तो उनकी शेप कैसी रहेगी। रेगुलरली प्लेन, अगर रेगुलर की ज्योमेट्री की हम बात करेंगे तो सभी के सभी बॉन्ड पेयर होने चाहिए, कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं और सभी के सभी बॉन्ड पेयर हैं तो शेप कैसी रहेगी, लीनियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हैं और सभी के सभी बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ट्राइएंगुलर प्लेनर, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में अगर 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हैं तो बेटा वी और बेंट शेप, ठीक है। अभी जैसे से एग्जांपल करते जाएंगे ना आपको क्लियर होता जाएगा कि दिखने में कैसे हैं ये। पहले तो आप इनको नाम से याद करेंगे, इनकी शेप से याद करेंगे, यानी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर से आपके दिमाग में डायरेक्टली शेप आ जाएगी, फिर आप इनकी बनाना भी सीखोगे, ज्योमेट्री भी सीखेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल रेगुलर ज्योमेट्री है, ये भी रेगुलर ज्योमेट्री है। जहां पर सारे बॉन्ड पेयर होते हैं उसको रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं और जहां लोन पेयर आता है उसको डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बोलते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर पिरामिडल, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वी और बैंड शेप, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में अगर सभी के सभी बॉन्ड पेयर हैं तो ट्राइगोनल पिरामिडल, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है तो टी शेप्ड, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर है तो लीनियर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में सभी के सभी बॉन्ड पेयर हैं, रेगुलर ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल, 6 बॉन्ड पेयर में 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर में 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो स्क्वायर पिरामिडल, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर, इसको स्क्वायर ही बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर ही बोलेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑल आर बॉन्ड पेयर रेगुलर ज्योमेट्री है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल और 7
इलेक्ट्रॉन पेयर्स में अगर 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बेटा 1 बाय 1 हम इनके एग्जांपल्स करेंगे और इन ज्योमेट्रीज को करेंगे कि भाई किसकी कैसी ज्योमेट्री है। बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हम उनकी मॉलिक्यूलर टाइप और उनकी स्ट्रक्चरल टाइप दोनों ही करेंगे। तो एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से रिमेमोराइज करना है। आपको याद रखना है कि अगर 3 लोन पेयर हैं या 2 बॉन्ड पेयर हैं तो कैसी ज्योमेट्री होगी। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना सीखना है, इलेक्ट्रॉन पेयर से हमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर पता करना है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बाद हमें ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो बेटा VSEPR थ्योरी के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, मैं यहाँ पे थोड़े से करवाती हूँ, थोड़े से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला है हमारा NF3। बेटा सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों टर्मिनल जाना पसंद करते हैं, तो वो हमेशा बॉन्डेड एटम रहेंगे, सेंट्रल एटम कभी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने से। इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला कहता है हाफ इंटू में द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, कितने एटम सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं? 3 एटम जुड़े हुए हैं, दैट इज 3। तो हमें यहाँ से क्या मिला? 8/2। 8/2 हो गया 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हमें मिल रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या डिसाइड की थी? क्या हमने देखा था? sp3। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3। लोन पेयर कितने हो गए? 1। एक फॉर्मूला हमें यहाँ लिखना है, A यानी कि सेंट्रल एटम, B यानी कि बॉन्डेड एटम, N यानी कि लोन पेयर। बॉन्डेड एटम 3, लोन पेयर 1। ये हो गया हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हमें इसकी ज्योमेट्री बनानी। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम रहेगा, ये हमारे लोन पेयर हैं, ये हमारे बॉन्ड पेयर हैं फ्लोरीन के साथ, ये हमारे बॉन्ड पेयर हैं, ये हमारी ज्योमेट्री हो गई और हमारी शेप का नाम हो गया पिरामिडल। ठीक है, इस तरीके से हमें ये शेप्स और ये जो है ज्योमेट्रीज हैं और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो याद रखते हुए चलनी है। नेक्स्ट पे आते हैं sp3 SF4। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर है। सल्फर सेंट्रल एटम है तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। बॉन्ड कितने से बन रहा है? बन रहा है 4 से। कितना हो गया ये? 10। 10/2 5। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या देखी थी हमने? sp3d। बेटा ये याद रखनी है हमें कि हमने किसके लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन चूज की। यहाँ से बॉन्ड पेयर कितने निकले? 4। देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, बॉन्ड पेयर 4 है, तो लोन पेयर कितना हो गया? 1। अब हम बनाएंगे इसकी शेप। देखिए S सेंट्रल है, 1 2 3 4 और एक हमारा लोन पेयर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। बेटा वैसे तो इसको हम स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे, लेकिन इसका जो सही नाम है वो है सीसॉ ज्योमेट्री। ये सीसॉ है। ठीक है, सीसॉ ज्योमेट्री में हम इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास है ज़ीनॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालेंगे। ज़ीनॉन के वैलेंस में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोबल गैस है तो क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे। ये हो गए 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14/2। तो लोन हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए? 7। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp3d3। बेटा बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 6। लोन पेयर कितने हो गए? 1। ज़ीनॉन सेंट्रल में रहेगा 1 2 3 4 5 6 और बेटा एक क्या रहेगा? लोन पेयर। ये थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा ऐसे। ठीक है, ये जो रेगुलर ज्योमेट्री रह गई, ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जो आप लोगों को लिखवाए थे मैंने। दिस वन इज द डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये इसकी ज्योमेट्री है। ठीक है, XeO3 पे आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, जहाँ कहीं ऑक्सीजन आपके पास आती है, ऑक्सीजन एक डाइवेलेंट है, यानी कि एक साथ वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर थोड़े से बॉन्ड हम ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर हम निकालेंगे। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 हैं। 8 प्लस में बॉन्डेड कितने हैं? 3।
जिनोन की बात कर रहे हैं HCO3, लेकिन बेटा यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड कितने बनेंगे, डबल डबल बॉन्ड। तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6। तो बॉन्डेड एटम कितने हो गए, 6। हालांकि हम इनको एटम से अभी माइनस करके देखेंगे। ये कितने हो गए बेटा, 14/2 7। लेकिन बॉन्ड 6 बने हैं, एटम कितने हैं, एटम कितने हैं, एटम तो 3 ही है। तो 3 हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। हमारे पास क्या आ गए, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपको यहाँ पर बॉन्ड तो 6 मिल रहे हैं, बॉन्डेड एटम कितने हैं, 3। तो आप बॉन्ड तो पहले लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम ही लिखना है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड तो 6 बने, लेकिन एक्चुअली एटम कितने हैं, 3। तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस करके जो भी बचेगा वो हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, देखो यहाँ पे लोन पेयर, बॉन्ड पेयर सभी पता लगाने हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, बॉन्ड पेयर है 3 और लोन पेयर कितने हैं, 1। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। ये रहेगा जिनोन सेंटर में, ये रहेगा हमारा लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो एटम 3 है, बॉन्ड 6 बने हैं, एक लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 3। बॉन्डेड एटम कितने, 3। और हमारे पास जो ज्योमेट्री आएगी वो लगभग कैसी आएगी, आप खुद ही देख लो कैसे दिख रही है आपको। इस पिरामिडल, ये कैसी है, पिरामिडल है। ठीक है, पिरामिडल ज्योमेट्री। इसका हम फॉर्मूला लिखना भूल गए। सेंट्रल एटम A है, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है। ठीक है, ऐसे ही हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें हमारे पास सेंट्रल एटम A है, बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर 1 है। ठीक है, ऐसे ही हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। सेंट्रल एटम है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है। और सिमिलरली हम इनको करते हैं H3O पॉजिटिव। यहाँ से एक और बात इंपॉर्टेंटली मैं आपको बोलूँगी, देखिए जैसे वाटर, यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो नंबर हमेशा सेंट्रल एटम के पास जाना चाहिए। अब यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ही आप क्या करेंगे, माइनस। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम में ही क्या करोगे, ऐड। इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं 1/2। सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 होते हैं, तो यहाँ कितने हो गए, 5। और बॉन्डेड एटम कितने हैं, 3। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 8/2। कितने हो गए, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3। बॉन्ड पेयर कितने रहेंगे, बॉन्ड पेयर कितने रहेंगे, 3। लोन पेयर कितने रहेंगे, 1। स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑक्सीजन, ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा। ठीक है, और ये किस शेप का स्ट्रक्चर है, ये पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर है, ये पिरामिडल। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा, Ab3L1, Ab3L1। ठीक है, तो ये इसकी शेप है। नेक्स्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखते हैं, 1/2। आयोडीन में 7, 7 + 7 14/2 7। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, बॉन्ड पेयर भी 7, कोई लोन पेयर है ही नहीं, नो लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर क्या हो गया, 0। स्ट्रक्चर रहेगा I 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसको बोलते हैं पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सबकी हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करके हम इनकी शेप और ज्योमेट्री का पता लगा सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला रहेगा AB7, क्योंकि इसमें लोन पेयर है ही नहीं, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, AB7। तो बेटा हम ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है जो हमें शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन देती है, और हम इसकी प्रैक्टिस करके पता नहीं कितने ही सारे स्ट्रक्चर्स के जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऐसे ऑक्सीजन वालों पे स्पेशल ध्यान रखिएगा कि आप डबल बॉन्ड कंसिडर जरूर करेंगे, लेकिन बाद में उस एटम को वहाँ से उन बॉन्डेड एटम्स को ही आप यूज़ करेंगे।
अगर बॉन्ड 6 बन रहे हैं लेकिन एटम 3 है तो 3 ही एटम आप वहां से यूज करेंगे, आप बाकी 3 को क्या करेंगे, वहां से रिमूव कर देंगे। अगर सपोज यहाँ पर 2 होता तो आपके बॉन्ड कितने बन रहे थे, बॉन्ड तो आपके 4 बन रहे थे लेकिन एटम कितने हैं 2, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर आप 2 लिखकर उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में या डाइवेलेंट जो एटम्स होते हैं उनके केस में होता है जिनके ऊपर -2 चार्ज आता है, राइट। इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए।